कैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मानो पता ही नहीं चला। अचानक ही एक दिन रूपाली को एहसास हुआ हवेली के चारों तरफ झाड़ घास फूस बढ़ गए हैं। रूपाली को खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों इतने वक्त से उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आंगन में आकर उसने चंदर को आवाज लगाई, चंदर, ओ चंदर। तभी उसने देखा वो पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ पे बैठे कबूतर को एकटक निहार रहा है, एकदम गुमसुम। रूपाली को गुस्सा आ गया। वो पास गई और चिल्लाते हुए चंदर से कहने लगी कि उसकी आंखें फुट गई हैं क्या। उसे रोज सफाई करते रहना चाहिए ताकि हवेली साफ सुथरी बनी रहे। हाथ हिला हिला कर उसने चंदर को सफाई करने के लिए कहा। चंदर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और रूपाली ने देखा चंदर की आंखों में रूपाली के लिए सिर्फ नफरत थी। वो अचानक उठा और तेजी से भौचक्की सी रूपाली के आगे से निकल गया और दूर कहीं गुम हो गया। रूपाली के होंठों तक चंदर के लिए एक गंदी सी गाली आई, पर वो मन मार कर रह गई। रूपाली ने एक नजर आसमान की ओर देखा। कोई शाम के 6 बज रहे थे। उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न वो खेतों की तरफ जाए और अगर वहां कोई मजदूर दिख जाए तो उनके साथ अगले दिन के लिए हवेली की आसपास सफाई का काम तय कर ले। उसे ये विचार अच्छा लगा। अंदर आई और उसने जल्दी जल्दी अपने लंबे घने बालों को संवारा। बगल में खुशबूदार फ्रांसीसी खुशबू लगाई जो उसको कभी ससुर शौर्या सिंह ने दी थी। हल्के गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना और गुलाबी सी साड़ी भी। शीशे में देखा, बहुत अच्छी लग रही थी रूपाली। बाहर पसीना आने का खतरा था, इसलिए रूपाली ने अपने गालों, गर्दन और ब्लाउज के अंदर हल्का सा पॉन्ड्स पाउडर लगा लिया। रूपाली ने एक बार खुद को निहारा और किसी 17 साल की लड़की की तरह शर्मा के रह डॉट 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 वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। हवेली से चलते चलते काफी दूर आ गई थी रूपाली। इक्का दुक्का गांव के बूढ़े उसको हुक्का पीते हुए नजर आए और जैसे ही उन्होंने ठकुराइन को देखा, अचकचाकर प्रणाम ठकुराइन कहकर उसका अभिवादन किया। रूपाली को अच्छा लगा कि आज भी हवेली का इतना रुतबा है। उन बूढ़े लोगों से काम के लिए कहना बेकार था, इसलिए वो आगे निकलती चली गई। सूरज ढलने लगा था और उसकी लालिमा चारों ओर फैल रही थी। रूपाली का चेहरा भी तपिश के कारण चमचमा उठा था और हल्का पसीना माथे पे मोती की तरह चमक रहा था। रूपाली को लगा अब कोई नहीं मिलेगा और उसे वापस हवेली की ओर चलना चाहिए। मुड़ने की वाली थी कि उसे लगा उसे कुछ आवाजें सुनाई दी हों। आवाज खेतों की तरफ से आई थी। रूपाली के कदम उसी तरफ बढ़ गए। अचानक उसे किसी मर्द के हंसने की आवाज आई और फिर से कुछ अस्पष्ट आवाजें। खेत गन्ने के होने की वजह से बहुत घना था। अचानक रूपाली को लगा उसने चूड़ियों के टूटने की आवाज सुनी और फिर एक लड़की की चीख आई कि सत्तू चाचा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे। और एक मर्दानी आवाज, चुप, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। और तभी रूपाली के आगे सारा नजारा साफ था। गांव में जात पात थी। ऊंची जात वाले ब्राह्मण और ठाकुर गांव के ऊपर ओर रहते थे और बाकी नीचे। सारा मामला निचली जात का था। 2 काले कलूटे 40 साल से ऊपर के चमारों ने एक 20-22 साल की लड़की के हाथ पकड़ रखे थे और एक 50 साल से ऊपर का कलूटा उसके पेटों को खोलकर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। एक और 45-50 साल का अधेड़ सांवले रंग का बुजुर्ग ये सब ऐसे देख रहा था मानो कोई किसी गाय को चारा चरता हुआ देख रहा हो। डॉट डॉट वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसने एक असफल कोशिश और की, मगर लड़की मजबूत थी और उसकी टांगे अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। झल्लाहट में सत्तू ने एक झापड़ रसीद दिया। कमला जोर से रोने लगी। खेत गांव से इतनी दूर थे कि किसी के आसपास होने का सवाल ही नहीं था। तीनों ने उसका मुंह बंद करने तक की जहमत नहीं उठाए और हंसते रहे। क्या हो रहा है ये? बंद करो, किसी भूखी शेरनी की तरह रूपाली गुर्राते हुए चीखी और एक पल के लिए मानो वक्त थम गया था। डॉट 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 सब सुन्न रह गए थे।
ना कमला चीखी, ना सत्तू कुछ बोला और चारों मर्द रूपाली को ऐसे देख रहे थे मानो पूछ रहे हों, आप कौन हैं? सांवला आदमी, जिसकी उम्र 45-50 के बीच थी, धीरे से बोला, सत्तू, कालू, मोतिया। डॉट 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 ये हवेली की ठकुराइन है। प्रणाम ठकुराइन। तीनों कल्लुओं ने घबराहट में कमला को छछोड़ दिया जो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठी और भाग के रूपाली के पीछे जा छुपी। तो ये सब हो रहा है हमारे गांव में अब। हैं, कोई शर्म लाज नहीं है आप लोगों को। किसी बिफी हुई शेरनी की तरह रूपाली आग उगल रही थी। कौन है रे तू? रूपाली ने कमला से पूछा तो पता चला वो झूरी मल्लाह की बेटी है। उन्होंने कमला को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की थी, पर उसने सब शराब बाहर थूक दी थी। उन्होंने शराब बर्बाद करने से अच्छा सोचा उसके साथ अपनी भूख मिटाई जाए कि रूपाली ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। रूपाली ने चिल्लाकर कहा, चल कमला तू मेरे साथ, कल गांव की पंचायत लगेगी, उसमें दिखाना तुम अपने ये गंदे काले चेहरे। मुंगेरी, जो सिर्फ शराब के लालच में या था, गिड़गिड़ा रहा था, जाने दो ठकुराइन, ये बहक गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट बाकी तीनों नशे और शर्म की मिली जुली हालत में कभी आंखें झपका रहे थे, कभी खेत के जमीन की तरफ देख रहे थे। एक तेज हवा का झोंका आया और एक पल के लिए रूपाली की साड़ी का पल्लू सरक गया। ढलती शाम में तीनों कलूटों ने एक पल के लिए गुलाबी ब्लाउज में दो उन्नत उरोज देखे और उनकी आंखें चौंधिया गई। सकपका कर रूपाली ने झट से आंचल ठीक किया और कहते हुए बोली, चल कमला। मुड़कर चलने लगी, गांव की ओर। चारों आदमी वहीं हक्के बक्के से खड़े रह गए थे। 300 मीटर चले होंगे रूपाली और कमला की अब सन होने की बारी रूपाली की थी। शायद उन कलूटों ने छोटा रास्ता लिया था, या तेज तेज चलते हुए बराबर के रास्ते से आए थे। जो भी था, सच्चाई ये थी कि सत्तू, मोतिया, कालू और मुंगेरी भी उन दोनों के सामने खड़े थे। क्या है? रूपाली चीखी। मोतिया एक थप्पड़ रूपाली के गाल पे रसीद दिया और बोला, हमको पंचायत के हवाले करेगी, करके दिखा। पर उनको पूरी बात बताना कि कैसे हम तुझे दागदार किया है। एक पल के लिए रूपाली को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। ये छोटे गरीब लोग, जो ठाकुरों की छाया पे भी पैर रखने के कारण पिट जाया करते थे, उसकी इज्जत लूटने की बात कर रहे थे। और वो भी ठाकुर साहब की बहू की इज्जत। खबरदार, रूपाली चिल्लाई, मगर उसके इतना बोलते ही मोतिया ने उसे तड़ातड़ 4-5 थप्पड़ लगा दिए। पीड़ा और अपमान। उसकी कराह से रूपाली के आंसू छल छला आए। जाने दो। कमला, जिसकी गदराई हुई जवानी को पाने के लिए कल्लूटों ने ये सब किया था, बोली, सत्तू चाचा, मोतिया ठकुराइन को जाने दो, आपको जो करना है, हमरे संग कर लो। कालू और मोतिया वहशियों की तरह हंसने लगे। कालू ने कसकर कमला का हाथ पकड़ लिया और सत्तू और मोतिया ने रूपाली के दोनों हाथ पकड़े और वो वापस खेत के उसी हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्होंने खेत के बीच कुछ जगह सौंफ की थी और कमला के साथ जबरदस्ती करने कोशिश ही कर रहे थे कि रूपाली आ पहुंची थी। रूपाली और कमला की हालत ऐसी थी मानो बकरियों को कसाई घसीट रहे हों। बीच बीच में धमकाने के लिए मोतिया उसके हाथ को जोर से मोड़ देता था और हर बार उसके मुंह से चीखें निकल जाती थी। मुंगेरी ने 1-2 बार जरूर कहा, अरे जानो दे रे ठकुराइन को, क्यों नाफ्त मोले ले रहे हो, मगर शायद उसकी बातों की कोई अहमियत थी ही नहीं। थोड़ी ही देर में वो सब वहीं पहुंच चुके थे जहां खेत के बीचों बीच कुछ गन्ने उखाड़कर कुछ साफ जगह बनाई गई थी। खेत के गन्ने इतने ऊंचे थे कि अगर कोई भूले भटके आसपास आ भी जाए, उसे कुछ दिखाई देने का सवाल ही नहीं उठता था। रूपाली और कमला को बीच में बैठाकर उन्होंने शराब की बोतलें खोल ली। सत्तू ने एक बड़ा सा घूंट लगाया और कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोतल रूपाली के होंठों पे लगाई और बोला, ले, पी ले। ये सब अचानक हुआ था, इसलिए कुछ जहर जैसे कड़वे घूंट रूपाली के अंदर चले ही गए। खांसते हुए उसने थूकते हुए कहा, देखो,
कल हवेली आ जाना और हम तुम सबको 2000 रुपये देंगी। हम वादा करते हैं, बात यहीं खत्म हो जाएगी, पंचायत नहीं होगी। मुंगेरी झट से बोला, परेशानी की कोई बात नहीं। अरे सत्तू, जाने दो इन्हें। सत्तू गुर्राया, चुप, अब इस पार या उस पार। ठकुराइन के बदले 2000 रुपये का क्या मोल। अब बहुत ही हल्की रोशनी बची थी सूरज की। रूपाली समझ चुकी थी अब कुछ नहीं हो सकता था। खुद को कोस रही थी कि क्यों घर से निकली। कालू और मोतिया नशे की हालत के उन खूंखार कुत्तों की तरह लग रहे थे जो किसी घायल चिड़िया को मारने से पहले उसको कुछ देर के लिए दांत दिखाते हैं और गुर्राते हैं। कालू अपनी लूंगी हटा चुका था। रूपाली ने नफरत से उसकी तरफ देखा। नीच जात के कालू ने नारंगी रंग का कच्छा पहन रखा था। बैठी हुई रूपाली को उसने छोटी पकड़कर उठाया, खुद बैठ गया और उसको अपनी जांघ पे बिठा लिया। रूपाली सन रह गई। सत्तू सामने की तरफ से आया और उसने कालू की पीठ को इस तरह से जकड़ लिया कि रूपाली उन दोनों के बीच में भींच गई। रूपाली के पीठ कालू के बदबूदार सीने से चिपकी हुई थी और कालू ने अपने काले भद्दे होंठ उसके खूबसूरत रसीले होंठों पर चिपका दिए। सस्ती शराब की बदबू और काले पसीनेदार बदनों से निकलती हुई बदबू ने रूपाली का माथा चकरा दिया था। डॉट डॉट डॉट, उसे लगा उसको उल्टी आ जाएगी। सत्तू रूपाली के होंठ चूस रहा था। कालू ने अपने हाथ सरकाए और रूपाली के उभारों को सहलाने लगा। रूपाली की पीठ से उसे पाउडर की भीनी भीनी महक आ रही थी और उसने जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत और खुशबूदार औरत का दीदार किया ही नहीं था। उसकी हालत उस पागल मक्खी जैसी थी जो जानती है कि शहद से चिपटने का अंजाम मौत है मगर फिर भी वो कुछ और नहीं सोच पाती। रूपाली की हर सिसकी सत्तू के बदबूदार होंठों तक पहुंचकर रुक जाती थी। सत्तू ने रूपाली की खूबसूरत जीभ को अपने तंबाकू से सड़े हुए दांतों के बीच पकड़ लिया और उसको चूसने लगा। इतना भरोसा था अब उन सबको कि से फिर शराब पीने लगे और फिर से रूपाली को थोड़ी सी शराब पिला दी। रूपाली के साथ ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे और वो मजबूर थी। मजबूरी में रूपाली के आंसू छलक आए। जाने दो हमें, हमें हवेली पहुंचना है। रुंधी हुई आवाज में एक नाकाम कोशिश की उसने। मोतिया बोला, तेरा वहां है ही कौन जो तेरा इंतजार करेगा। कालू ने हंसते हुए मोतिया से कहा कि ठकुराइन को अपनी मर्दानगी दिखा दे और मोतिया ने पहले कमला की अंगिया चोली हटा दी और फिर उसका लहंगा भी हल्की रोशनी में कमला का सावला गदराया बदन था और वो सिसक रही थी। मजबूत स्तन और सपाट सावला पेट, भारी भारी जांघें और डरी हुई हिरनी जैसी आंखें। रोमांटिक तरीके से चूमने की जगह मोतिया ने कमला के होठों को अपने होठों के बीच में लिया, दोनों हाथों से उसकी जांघों को अलग किया और उसके बाद धीरे से कुछ अंदर किया। कमला की फटी हुई आंखें और सिसकियां बता रही थी ता दर्द हो रहा है उसको। मोतिया ने कमला के बंद दरवाजे पे दबाव बढ़ाया और अचानक से गाली देकर कहकर कमला का बंद दरवाजा फाड़कर वो उसके अंदर घुस गया। कमला का भयानक आर्तनाद जारी था और मोतिया अब उसके आखिरी पर खच्चे ढीले करने में मशगूल था। मोतिया की काली जांघें कमला की सांवली जांघों से टकरा रही थी। पहली बार मोतिया ने कमला के दाहिने उभारों को चूसने काटने लगा। अब उसने अपनी तेजी बढ़ा दी और कभी कमला के उभारों को चूसता, कभी उसकी गर्दन और होंठ पे काट खाता। कालू की जांघ पे रूपाली बैठी थी और उसको अपने नीचे कुछ साफ महसूस हो रहा था। कालू से रहा नहीं जा रहा था। उसने ब्लाउज के हुक खोले, ब्लाउज हटाया और अब रूपाली ऊपर से निर्वस्त्र थी। सत्तू ने अपनी बोतल अलग रखी और रूपाली के उभारों बारी बारी से चूसने लगा। नफरत और अपमान से रूपाली सिसक रही थी। कालू ने रूपाली की गर्दन को चूमना चूसना शुरू कर और सत्तू के तंबाकू से सड़े हुए दांत उसकी गुलाबी उभारों को काट रहे थे। रूपाली ने आंखें बंद कर ली थी और अजीब से सिहरन महसूस कर रही थी। दोनों ने गोरी ठकुराइन को आध नंगा देखकर वैसे ही बुरा हाल था। उधर मोतिया ने कमला के पर खच्चे उड़ा दिए थे
और मोतिया ने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर घुसा रखी थी और तेजी से झटके दे रहा था। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बावजूद वो 10 मिनट तक कमला के पूरे बदन पे बेरहमी से चिपका रहा। सत्तू और कालू रूपाली की साड़ी और पेटीकोट हटा चुके थे। अब वो भी कमला की तरह निर्वस्त्र थी। उसी की साड़ी और पेटीकोट को नीचे बिछाकर दोनों ने उसको नीचे लिटा दिया था। साड़ी पे लेटने के बावजूद रूपाली को अपनी पीठ पे खेतों के कंकर पत्थर चुभते हुए महसूस हुए। कालू ने उसकी गोरी जांघें देखी तो पागल हो उठा। उसने रूपाली के गोरे पैरों को और जांघों को चूमना शुरू कर दिया। सत्तू रूपाली के गालों को हाथों से चिकोटी काट रहा था और कभी-कभी उसके उभारों जोर दबा से देता था। फिर उसने उसके दोनों जांघों के बीच अपना सर लगाया और लगा मानो किसी बच्चे के मुंह में रसीली टॉफी आई हो। और रूपाली की सिसकारियां निकलने लगी। रूपाली ने नजर घुमा के देखा। कमला लेटी हुई थी और बेबस की हालत में उसको देख रही थी। उसके ठीक पीछे मोतिया लेटा हुआ था और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसको एकटक देख रहा था। जैसे ही रूपाली की आंख उसकी आंख से मिली, वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों ठकुराइन? अब पंचायत में क्या बोलोगी? रूपाली ने नफरत से दूसरी तरफ नजरें घुमा ली। जानवरों जैसी जीभ होने की वजह से उस जीभ की खुरदुराहट, जितनी बार रूपाली के दाने को छू जाती उसकी सिसकारी सी छूट जाती। नफरत और बेबसी के मारे रूपाली की खूबसूरत आंखों से आंसू छलछला उठे। आहत हिरनी की तरह किसी तरह रूपाली ने नजरें घुमाई तो देखा निर्वस्त्र कमला उसकी ओर एकटक देख रही है। पूरी निर्वस्त्र कमला की बगल में काला मोतिया लेटा हुआ था और भूखे भेड़िए की तरह रूपाली को देख रहा था। शायद रूपाली की मजबूरी उसके अंदर के शैतान को और जगा रही थी। इसलिए वो रह रहकर कमला की कसी हुई छतियों को बीच बीच में जोरों से मसल देता था। हर बार उसकी कल्पना में रूपाली के गोरे स्तन आते थे। कालू ने रूपाली की जांघों के बीच में मुंह फंसा रखा था। उसके बाद कालू अपना आपा खो बैठा और फिर मोतिया ने रूपाली के दोनों हाथ उसके सर की तरफ से पकड़ा और कालू ने रूपाली के दोनों जांघें अलग की और उस पर चढ़ गया और अपने भरी शरीर को उसके मुलायम शरीर से रगड़ने लगा। धीरे धीरे रगड़ने के बाद रूपाली को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा मानो उसके नीचे किसी ने गरम सरिया डाल दिया हो और तेज झटकों से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। करीब 10 मिनट बाद कालू उस पर निढाल गिर पड़ा। वो रात रूपाली और कमला के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। सुबह तक रूपाली और कमला के साथ एक के बाद एक ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। ये सब होने से बहुत पहले रूपाली से ऐसे उठी थी मानो कोई जिंदा लाश हो। किसी तरह अपने कदम घसीटते हुए हवेली पहुंची। अब वीरान हवेली थी और वो बिल्कुल अकेली सुनसान हवेली में एक मनहूस साए की तरह। दोस्तों, हमारे आसपास आज भी ना जाने कितनी रूपाली सारे आम बेइज्जत होती और ना जाने कितनी कमला अपनी बदनामी के डर से चुप रह जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताना। ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।